जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का अल्टीमेट आईएएस पर स्वागत है और आज मैं पुनः एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपने अगले कड़ी के सफ़र पर चल रहा हूँ, जहाँ दोस्तों आप सभी लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार एवं सम्मान के संबंध में जानकारियों को इकट्ठा करेंगे। दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ कि जो भी आपकी परीक्षाएं होती हैं, उन परीक्षाओं में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान एक अहम रोल होता है। जब आपके सामने प्रश्न बनकर आता है, आपको आंसर देने होते हैं, तो एक ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान थोड़े से क्रिटिकल हो जाते हैं अगर हम राष्ट्रीय सम्मान और पुरस्कार के संबंध में बात करें तो। लेकिन मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि जिस तरह से आपको यह स्लाइड देखने को मिलेगा, जिस तरह से यह वीडियो आपको देखने को मिलेगा, वो काफी पसंद आएगा, क्योंकि आज की परिस्थितियों में इस प्रकार के खबरें आप तक निश्चित तौर पर उस रूप में जानी चाहिए जहां पढ़ाने वाले के ऐसे स्किल्ड हों जिससे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर समझने वाले के लिए बिल्कुल सरल एक मेथड हो सके। एक दोस्तों, इसी कड़ी में मैं आगे स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन एक वाक्यांश यहां पढ़ने जा रहा हूं। वाक्यांश क्या है दोस्तों? वाक्यांश यह है कि चमकता है सूरज भी धुंधले आसमान के बाद, हर रात के अंधेरे के पीछे छिपा होता है सवेरा खास, संघर्ष की तपिश से खुद को तपाते रहो, सपनों की उड़ान को हकीकत बनाते रहो। जी हाँ दोस्तों, हर किसी व्यक्ति के अपने सपने होते हैं और सपने के उड़ान को साकार करने के लिए एक उसके पीछे छिपा हुआ संघर्ष होता है, जो आपसे उम्मीद करता है कि आप संघर्ष करो और उस मंजिल तक पहुंच जाओ जो आपके सपने के रूप में आपके आंखों में बसी हुई है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। यह पहला कड़ी है जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के संबंध में बता रही है कि कौन कौन सी स्लाइड आपको मुख्य रूप से पढ़नी है। नोबेल पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, इंटरनेशनल बुकर प्राइज, पुलित्जर पुरस्कार, प्रथम वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार काफी महत्वपूर्ण है, बुकर पुरस्कार आपको पढ़ने हैं, ब्रिटिश एकेडमिक बुक प्राइज अवार्ड पढ़नी है, उसके बाद चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड पढ़नी है और ऑस्कर अवार्ड के भी बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आपको दी जाएंगी और मैं उम्मीद करूंगा कि इन जानकारियों को इकट्ठा करने के साथ आने वाले प्रश्नों का आप जवाब देने में सक्षम हो सकेंगे, समर्थ हो सकेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ हम कड़ी शुरू करते हैं और पहला है नोबेल पुरस्कार 2024। मैं बता दूं कि नोबेल प्राइज एक बहुत पुराना और बहुत बेहतरीन विश्व के विश्वस्त सर्वोच्च सम्मानित पुरस्कारों में से एक माना जाता है। दोस्तों, इसकी शुरुआत 1901 में प्रारंभ की गई थी, स्वीडन देश से प्रारंभ की गई थी। अब मैं आपको बता दूं कि इसकी शुरुआत होने के पीछे एक बहुत बड़ा कहानी है। उस कहानी को मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बताकर फिर अपने वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा। कहानी यह है कि एक अल्फ्रेड बर्नाल्ड नोबेल नाम का एक वैज्ञानिक हुआ करते थे। वह बड़े उद्योगपति भी थे, उनके पास खूब पैसा था। उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार कर लिया था। दोस्तों, आप डायनामाइट के बारे में जानते होंगे कि डायनामाइट पहाड़ों को तोड़ने तथा चट्टानों को खिसकाने में या उसको खंडित करने में उसकी बड़ी रोल है, बड़े अहम रोल हैं। वह डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल साहब ने किया था, इस मकसद के साथ कि दुनिया भर में यदि मजदूर काम पर लगाए जाते हैं पहाड़ों को तोड़ने के लिए, पहाड़ों को सड़क के निर्माण के लिए, तो अक्सर इस काम में पहाड़ खिसकने से सैकड़ों हजारों मजदूरों की मौत हो जाती है। उन्हीं से व्यथित होकर उन्होंने यह बीड़ा उठाया था और इस डायनामाइट का आविष्कार किया था। दोस्तों, लेकिन डायनामाइट का आविष्कार भी हो गया, यह काम भी प्रारंभ हो गया, पहाड़ तोड़ने का काम भी प्रारंभ हो गया। लेकिन डायनामाइट का जब छोटा सा हिस्सा आम पब्लिक तक पहुंचा तो आम पब्लिक ने इसका उपयोग करने के बजाय इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। दोस्तों, दुरुपयोग क्या था कि एक व्यक्ति के डायनामाइट के उपयोग से दूसरे व्यक्ति को आसानी से मारा गया। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मारने में इसका उपयोग करने लगा। हिंसा काफी ज्यादा फैल गई। जहां अल्फ्रेड बर्नार्ड ने किसी भी तरह से हिंसा का कोई स्वरूप नहीं अपने इस शोध में रखा था, लेकिन जगह जगह हिंसा का हिस्सा बनने लगा डायनामाइट। और इसी के साथ उनके मन में बहुत ही व्यथा हुई कि मेरे हाथों से जिस चीज का निर्माण किया गया वो विश्व में शांति के बजाय अशांति का सूचक बनने लगा।
तो दोस्तों इसी को लेकर उन्होंने सोचा कि यह तो मेरे हाथ से गलती हो गई, इसको वापस नहीं लिया जा सकता है, लेकिन अब हम हमारी पूरी संपत्ति जो भी हमने कमाया है उस पूरी संपत्ति को स्विस बैंक में जमा करते हुए उन्होंने फैसला लिया था कि आज के बाद इस संपत्ति का जितना कुछ ब्याज आएगा, जितना कुछ इंटरेस्ट आएगा, वह सभी दुनिया भर के उन देशों के लोगों को दिया जाएगा जो दुनिया भर में शांति और सौहार्द के लिए काम करते हैं, अपने पूरे जीवन को कुर्बान कर दिए हैं। ऐसे महान विभूतियों को यह धनराशि दी जाएगी, उसके लिए पुरस्कृत किया जाएगा, उन्हें सम्मान दिया जाएगा। तो दोस्तों इसी कड़ी में हर साल स्विस बैंक की तरफ से स्वीडन और नॉर्वे देश की तरफ से इस पुरस्कार का वितरण होता है। और मैं यहाँ बता दूं आपको कि इस वितरण के बाद एक विजेता को लगभग 13 करोड़ से लेकर 16 करोड़ रुपए तक की धनराशि भी प्राप्त होती है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं शुरू कर रहा हूं यह सफर, जो बुकर नोबेल पुरस्कार 2024 के संदर्भ में आपके महत्वपूर्ण जानकारियों को बढ़ाने में योगदान देगा। इसकी शुरुआत 1901 में स्वीडन से प्रारंभ की गई थी। दोस्तों यह विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति, इतिहास और अर्थशास्त्र। मैं यहाँ बता दूं दोस्तों कि अर्थशास्त्र में नोबेल 1968 से दिया जाने लगा। यह एक महत्वपूर्ण जानकारी है। दोस्तों इस पुरस्कार को शाही स्वीडिश बैंक अकादमी द्वारा दिया जाता है, जबकि अर्थशास्त्र के पुरस्कार को अर्थात अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज दी जाती है वह स्वीडिश केंद्रीय बैंक द्वारा दी जाती है। ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो 1968 से प्रारंभ किया गया था। इन पुरस्कारों में शांति का पुरस्कार नॉर्वे से, जबकि सभी पुरस्कार स्वीडन देश से प्रदान की जाती है। दोस्तों इसमें जो 6 क्षेत्र हैं, इसमें शांति है, आपका रसायन है, जिसमें भौतिकी है, रसायन है, चिकित्सा है, शांति है, साहित्य है और अर्थशास्त्र है। दोस्तों जो इसमें शांति का पुरस्कार है, मैं आपको हाईलाइट कर दे रहा हूं, शांति का पुरस्कार उसको छोड़कर सभी पुरस्कार स्वीडन देश से दिए जाते हैं, जबकि शांति का पुरस्कार दोस्तों यह नॉर्वे देश से दिया जाता है। यह भी एक बड़ी जानकारी है, महत्वपूर्ण जानकारी है। दोस्तों अगला हम क्या देखते हैं कि यह पुरस्कार किसे इस बार दिया गया है। तो दोस्तों इस बार किसे दिया गया है, भौतिकी क्षेत्र में जॉन ए हाफील्ड को दिया गया है जो अमेरिका के रहने वाले हैं, और जेफरी हिटन को दिया गया है जो कनाडा के रहने वाले हैं। दोस्तों ये भौतिकी क्षेत्र में पुरस्कार पाने वाले लोग हैं। रसायन क्षेत्र में किन्हें दिया गया है, यह डेविड बेकर को दिया गया है जो अमेरिका के रहने वाले हैं, और डेमिस हसाबिल को दिया गया है, ब्रिटेन के रहने वाले हैं दोस्तों, और जॉन जंपर को दिया गया है, ये भी अमेरिका अर्थात यूएसए को रहने वाले हैं। तो इन्हें रसायन क्षेत्र में दिया गया है। चिकित्सा क्षेत्र में जो इस बार के नोबेल प्राइज मिला है, विक्टर एम्ब्रोस को दिया गया है, गौरी रुबकुन को दिया गया है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले हैं, अर्थात इसमें भी अमेरिकी वैज्ञानिकों का, अमेरिकी लोगों का दबदबा दिख रहा है। अब साहित्य जो है दोस्तों, ये साहित्य एक इंपॉर्टेंट पुरस्कार है जिसको दिया भी जाता है और हर साल लगभग परीक्षाओं में पूछा जाता है। दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को दिया गया है। एकदम याद रखिएगा दोस्तों, उत्तर कोरिया नहीं, उत्तर कोरिया का जिम किंग जो है उस देश के लोगों को लगभग नहीं दिया जाता है। यह उसी के एक पड़ोसी देश है दक्षिण कोरिया, जो उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया दोनों एक थे, किसी जमाने में अलग हो गए, उसी में से दक्षिण कोरिया के रहने वाले हैं। और हान कांग को इनकी एक किताब है, महत्वपूर्ण किताब, द वेजिटेरियन नाम से एक किताब है, द व्हाइट बुक नाम की किताब है, बहुत सारे किताबों के रचनाकार हैं और उन्हीं को इस बार का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों इसी प्रकार से शांति का नोबेल पुरस्कार भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों शांति का नोबेल पुरस्कार भी हर साल पूछा जाता है, इस पर भी आपकी फोकस रहनी चाहिए। और जापान के एक संगठन निहोन हिदानक्यो को दिया गया है। दोस्तों निहोन हिदानक्यो यह एक संगठन है, स्पष्ट कर लीजिए, कोई व्यक्ति नहीं है दोस्तों, यह एक संगठन है। इस संगठन का महत्वपूर्ण काम क्या है मैं ये आपको बताते चलूं। इस संगठन का महत्वपूर्ण काम दोस्तों ये है कि जब जापान में अमेरिका द्वारा 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा तथा नागासाकी में 1945 में जो परमाणु बम पहली बार गिराया गया था, उससे ये दोनों शहर बर्बाद हो गया था दोस्तों। उसका बुरा प्रभाव आज भी देखा जाता है उन शहरों में। दोस्तों उन्हीं शहरों में परमाणु बम से प्रभावित लोगों के बीच में सहयोग के रूप में काम करने के लिए यह संगठन पहचाना और जाना जाता है। इसी संगठन को इसी काम के बदले इस बार शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, आपको नोट कर लेना होगा। दोस्तों आर्थिकी क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया गया है
आर्थिक क्षेत्र में डैरन एसिनमोग्यो को दिया गया है जो तुर्की मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। साइमन जॉनसन को दिया गया है जो ब्रिटिश मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। और जेम्स ए रॉबिन्सन को दिया गया है, यह भी अमेरिका के ही रहने वाले हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं, यह आप नोबेल साहब का पिक्चर देख रहे हैं जिनको अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल कहा जाता है। और दोस्तों यह भी इसमें जोड़ता जाऊं कि पहली बार ऐसी महिला जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी वो मैरी क्यूरी है, और यह 1903 में पहली महिला के तौर पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने में सफल हुई थी। मैं यह भी यहाँ बता दूं आपको दोस्तों कि मैरी क्यूरी ये पहले ऐसे युगल हैं, अर्थात पति पत्नी के तौर पर इनके पति जो हैं पियरे क्यूरी, उन्हें भी नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है और यह भी नोबेल पुरस्कार के हकदार बन चुकी हैं। अर्थात पहला कपल जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था वह पियरे क्यूरी और मैरी क्यूरी, दो लोग हैं। अब दोस्तों नोबेल पुरस्कार का भारतीय इतिहास क्या है, थोड़ा सा मैं यहाँ आपको बता दूं भारतीय इतिहास के संदर्भ में क्या महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपके लिए जो है प्रश्न, उसको मैं बता दूं कि भारत में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है वह 1913 में हुई थी, जब ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर जी को पहला साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों वह एशिया के पहले व्यक्ति हुए थे जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसके साथ भारत के लोग और भारतीय मूल के लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, जैसे सीवी रमन पहले भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। हरगोविंद खुराना साहब चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारतीय मूल के व्यक्ति बन चुके हैं। दोस्तों मदर टेरेसा जो भारत की रहने वाली थी, कलकत्ता में जनता की सेवा करने के संबंध में और चिकित्सा के क्षेत्र में बड़े योगदान के कारण उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पहली भारतीय महिला हैं जो भारत की तरफ से नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं। दोस्तों इसी तरह से बहुत सारे नाम हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अंतिम रूप से आप कैलाश सत्यार्थी का नाम सुन लिए होंगे, वह मलाला यूसुफजई के साथ 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। और उसके बाद 2019 में अभिजीत बनर्जी साहब को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। लेकिन मैं यहाँ बता दूं आपको कि भारत की तरफ से अर्थशास्त्र में पहले नोबेल पुरस्कार विजेता जो हैं वो अमर्त्य सेन साहब हैं, जिन्हें 1998 के इर्द गिर्द में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ बताता चलूं कि कहीं ना कहीं ये लोग भारत की तरफ से हैं जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। नोबेल पुरस्कार के साथ भारत का भी इतिहास एक महत्वपूर्ण इतिहास है, जिसको मैंने आपको यहाँ समरी उसका दे दिया। और मुझे लग रहा है कि जो मैंने बताया है वो काफी महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने किताबों से या किसी प्रकार से अध्ययन करेंगे यही बात आपको उसमें महत्वपूर्ण रूप से दिखाई देगी, जो भारत तरफ से नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। तो हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या कहता है, 66वां जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 में किसे वितरित किया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह देखेंगे तो इसकी शुरुआत 1957 में की गई थी। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। और रेमन मैग्सेसे साहब जो है कि फिलीपींस देश के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। 1997 तक यह खुद भी राष्ट्रपति रहे थे और उनके मरने के बाद उन्हीं के द्वारा ट्रस्ट स्थापित संगठन ने इस रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत की थी, जो दुनिया भर खासकर एशिया में, खासकर नहीं बल्कि केवल एशिया में जो लोग शांति सौहार्द और भाईचारे के लिए काम करते हैं दोस्तों, उस एशियाई मूल के व्यक्ति को, एशिया के व्यक्ति को यह पुरस्कार हर साल वितरित होता है। और इसे 1957 में प्रारंभ किया गया था। और भारत के इतिहास के साथ अगर इसका इतिहास जोड़ें तो आपको बताऊंगा कि 1957 में प्रारंभ यह पुरस्कार की पहली जो भारतीय विजेता हैं वो 1958 में हैं। और विनोबा भावे साहब पहला भारत के व्यक्ति हैं जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह फिलीपींस देश के तरफ से प्रदान किया जाता है। इसके लिए 50,000 अमेरिकी डॉलर प्रदान की जाती है। लगभग 50,000 अमेरिकी डॉलर के रूप में आप लाखों जो है कि कम से कम ये 40-45 लाख रुपए होते हैं, जिसे हर साल रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेताओं को दी जाती है। 66वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 में दी गई थी। इसके लिए वर्ष 5 विजेताओं को 2024 में पुरस्कृत किया गया। दोस्तों ये रेमन मैग्सेसे साहब का आप फोटो देख सकते हैं, जो फिलीपींस देश के रहने वाले हैं, वहां के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। और इसके पुरस्कार को किसे दिया गया है, हुयाओ मियाजाकी, ये जापान के रहने वाले व्यक्ति हैं, उन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है। डॉक्टर
गुएन थी नगोक फुओंग, यह वियतनाम के रहने वाले हैं दोस्तों। कर्मा फुत्सो, यह भूटान के रहने वाले हैं। रूलर डॉक्टर्स मूवमेंट थाईलैंड का है। और फारवीजा फरहानी फरहानी दोस्तों यह इंडोनेशिया के हैं। दोस्तों यह जापान, वियतनाम, भूटान, थाईलैंड और इंडोनेशिया, इन सभी देशों को देखेंगे तो ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं, जो भारत के या तो दक्षिण में स्थित हैं या तो पूरब में स्थित हैं। दक्षिण में स्थित एक देश है सिर्फ इंडोनेशिया, बाकी लगभग सभी देश भारत के पूरब में है। थाईलैंड भारत के पूरब में है, भूटान भी भारत के पूरब और उत्तर में है, वियतनाम भी पूरब में है, जापान भी पूरब में है। तो ये सभी देश दोस्तों भारत के पूर्व में स्थित हैं। तो मैं यहां तक आपको बता दिया कि भारत के पहले वह व्यक्ति जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था, वह व्यक्ति हैं दोस्तों आपके विनोबा भावे साहब। और पहली महिला जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त की थी, उनका नाम है किरण बेदी साहब, किरण बेदी साहिबा। और 1994 में यह पहली महिला बनी जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने में सफल हुई थी। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि भारत में बड़े पत्रकारों को भी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जा चुका है, और बड़े बड़े समाज सेवा के लोग भी इस पुरस्कार को प्राप्त कर चुके हैं। तो कई ऐसे लोग हैं जो दोस्तों इस पुरस्कार को पाते रहते हैं, और भारत में भी इस पुरस्कार को पाने वाले लोगों की श्रेणी बहुत लंबी रहती है। तो इस बार 2024 में जो पुरस्कार वितरित हुए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, उसमें दोस्तों किसी भारतीय व्यक्ति को नहीं दिया गया है। ये आप स्पष्ट रहिएगा, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024। दोस्तों यह इंटरनेशनल बुकर प्राइज है, आप बुकर प्राइज इसको न मानकर इंटरनेशनल बुकर प्राइज के तौर पर इसको देखेंगे। यह पुरस्कार यूनाइटेड किंगडम अर्थात यूके की तरफ से दिया जाता है। इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी दोस्तों। इसके तहत 50,000 रुपए की पाउंड्स की धनराशि दी जाती है, और विजेता जर्मन लेखिका जेनी एरपेनबेक, जो इस बार इंटरनेशनल बुकर प्राइज पाने में सफल हुई हैं, उनके अनुवादक माइकल हाफमैन, दोस्तों यहां देख सकते हैं माइकल हाफमैन, जो इस बार के इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार विजेता हैं। उनके उपन्यास कैरियोस, दोस्तों कायरोस जो है उनके उपन्यास है, और उसी को लेकर उन्हें दिया गया है यह उपन्यास। इस उपन्यास में जर्मनी के पूर्वी हिस्से एवं राजनीतिक व्यक्तित्व कहानियों को खूबसूरती और गहराई से दर्शाया गया है। कायरोस इस पुरस्कार को जीतने वाली जर्मन से अनुवादित पहली पुस्तक है दोस्तों, इसलिए भी यह इंपॉर्टेंट है। यह पुरस्कार अंग्रेजी, पहले जान लीजिए दोस्तों, मैं क्या बता दूं कि इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार और बुकर पुरस्कार में महत्वपूर्ण अंतर यह है दोस्तों कि इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार हमेशा अंग्रेजी में अनुवादित किसी पुस्तक को मिलती है या उसके अनुवादक को मिलती है, और बुकर पुरस्कार दोस्तों अंग्रेजी में लिखी हुई किसी उपन्यास को दी जाती है या उपन्यासकार को दी जाती है। तो बेसिक अंतर यह है कि बुकर पुरस्कार अंग्रेजी में लिखी हुई उपन्यास को मिलता है, उसके लेखक को मिलता है, और इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसी भी किताब का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है, उसके किताब को या उसके अनुवादक को प्रदान किया जाता है। ये भी स्पष्ट है दोस्तों। यहां देख सकते हैं कायरोस जो पुस्तक है, ये दोस्तों पुस्तक बहुत रोमांचक पुस्तक है, बहुत मार्मिक कहानी वाली पुस्तक है। यह पुस्तक उस जमाने की कहानी पर, उस जमाने की परिस्थितियों पर लिखी गई है जब जर्मनी में हिटलर का शासन था। इस हिटलर के शासन में जिंदगी कैसे बसर की जाती थी, उसी पर पूरा डिपेंडेबल है दोस्तों। यह असफल एक प्रेम कथा है, एक प्रेम कहानी है, जिसमें एक शादीशुदा पुरुष एक अविवाहित महिला से या लड़की से प्रेम करता है, और उसी बीच में उन दोनों के बीच अंतरंग संबंध तथा प्रेम संघर्षों के बीच जितनी गुत्थियां हैं, उन्हीं पर आधारित यह फिल्म, यह पुरस्कार है, यह पुस्तक है, उन्हीं पर आधारित यह पुस्तक है, जो दुनिया भर में काफी चर्चित और सराही गई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार के तौर पर इस पुस्तक को प्रदान किया गया है। इसका नाम है कायरोस, हमेशा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कहता है पुलित्जर पुरस्कार 2024, काफी इंपॉर्टेंट है पुलित्जर पुरस्कार 2024, और इस पुरस्कार को भी एक दोस्तों इस पुरस्कार को भी एक सम्मान के नजरिए से देखा जाता है, एक बेहतरीन इसकी प्रतिष्ठा है। दुनिया भर में यह पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दी जाती है, साहित्य के क्षेत्र में दी जाती है, और संगीत के क्षेत्र में दी जाती है। दोस्तों मुख्य रूप से इसे पत्रकारिता
के क्षेत्र में वितरित किया जाता है, लेकिन साहित्य और संगीत के क्षेत्र में भी यह पुलित्जर पुरस्कार दी जाती है। इसके संबंध में देख लेते हैं दोस्तों, 2024 में यह पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार 6 मई को घोषित हुआ था और विभिन्न श्रेणियों में जो दी जाने वाली है उसमें पत्रकारिता है, साहित्य और संगीत में यह पुरस्कार दी जाती है और यह व्यक्ति और संस्थाओं को सम्मानित किया जाता है। दोस्तों, या तो किसी व्यक्ति को यह सम्मान दिया जाएगा या तो किसी संस्था को यह सम्मान दिया जाएगा। दोस्तों, इसमें देखते हैं, यह पुरस्कार अमेरिका में स्थित न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा वितरित की जाती है। इसकी शुरुआत 1917 में की गई थी। दोस्तों, न्यूयॉर्क में स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय है, मशहूर विश्वविद्यालय है, उसी विश्वविद्यालय द्वारा यह वितरित की जाती है। 1917 में इसकी शुरुआत हुई थी। इस पुरस्कार के पहले भारतीय व्यक्ति गोविंद बिहारी लाल हैं, जिन्हें 1937 में यह पुरस्कार पाने का अवसर प्राप्त हुआ था। अंतिम भारतीय पुलित्जर पुरस्कार दोस्तों डार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को मिला है। दोस्तों, यह भारत के अंतिम व्यक्ति हैं जिन्हें पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों, यहां देख लेते हैं पुलित्जर पुरस्कार पाने वाले जो पत्रकार हैं उनकी प्रमुख पत्रकारिता है वह क्या है। लोक सेवा, जिसे लोक सेवा में पुलित्जर पुरस्कार मिला है, वह किसे दिया गया है? प्रोब्लिका को दिया गया है, प्रोब्लिका को। दोस्तों, नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग में किसे दी गई है? स्टाफ ऑफ लुक आउट सांता क्रूज कैलिफोर्निया को दिया गया है। दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग में, जिसे खोजी रिपोर्टिंग कहा जाता है, उस क्षेत्र में किसे दिया गया है? न्यूयॉर्क टाइम्स के हन्ना डेयर्स को दिया गया है। और व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग में किसे दिया गया है? द न्यू यॉर्कर की सराह स्टीलमैन को दिया गया है। और लोकल रिपोर्टिंग के लिए किसे दिया गया है? सिटी ब्यूरो की सराह कानवे और इनविजिबल इंस्टीट्यूट की ट्रीना रेनाल्ड्स टाइलर को दिया गया है। दोस्तों, ये नाम थोड़ा स्पष्ट कर लीजिएगा। नेशनल रिपोर्टिंग, यह इस क्षेत्र में किसे पुरस्कार दिया गया है? स्टाफ ऑफ टायर्स एंड स्टाफ ऑफ द वॉशिंगटन पोस्ट को दी गई है। दोस्तों, अमेरिका से प्रकाशित होती है वॉशिंगटन पोस्ट। और इंटरनेशनल क्षेत्र में स्टाफ ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है। ये भी एक अमेरिका से प्रकाशित एक मशहूर पत्रिका है, जिसे समाचार पत्र है, जिसे हम न्यूयॉर्क टाइम्स के नाम से जानते हैं। यह पुलित्जर क्षेत्र में, पुलित्जर क्षेत्र का पुरस्कार पाने में सफल हुआ है। दोस्तों, यहाँ इसका लोगो है, जो आप देख सकते हैं कि पुलित्जर पुरस्कार का लोगो किस प्रकार का होता है, उसे हम दिखाने का काम किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, प्रथम वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार 2024। दोस्तों, ये एक बेहतरीन प्रकार के प्राइज है, जो मुख्य रूप से विश्व भर में किसी प्रकार की असमानता जो फैल रही है, जो गरीबी अमीरी की असमानता हो, राजनीतिक असमानता हो, सामाजिक असमानता हो या आर्थिक असमानता हो, किसी प्रकार के असमानता के खिलाफ आवाज उठाने वाली व्यक्ति या संस्था को इस पुरस्कार के लिए नवाजा जाता है, इस पुरस्कार के लिए सम्मानित किया जाता है। और इस संदर्भ में देख सकते हैं, प्रथम वैश्विक असमानता अनुसंधान प्रोफेसर बीना अग्रवाल और जेम्स के वॉयस को प्रदान किया गया है। मशहूर एक तरह से पुरस्कार है। दोस्तों, इस पुरस्कार का आयोजन वर्ल्ड इन इक्विलिटी लैब और साइंसेस पो के सेंटर फॉर रिसर्च ऑन सोशल इन इक्विलिटी के लिए दिया गया। दोस्तों, बीना अग्रवाल जो भारतीय मूल की हैं, वह मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। उन्होंने लैंगिक असमानताओं और पर्यावरण प्रशासन पर शोध में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इस संदर्भ में उन्हें असमानता अनुसंधान पुरस्कार दिया गया है। और जेम्स के वॉयस, यह अमेरिका से जुड़े हुए हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ द मैसाचुसेट्स एमहेर्स से जुड़े हुए हैं। इन्होंने सामाजिक असमानता और पर्यावरण के हास के बीच संबंध पर काम किया था। दोस्तों, सामाजिक असमानता और पर्यावरण के बीच हास, ये आप देख सकते हैं, बीना अग्रवाल हैं और जेम्स बॉयस, ये यहाँ आप देख सकते हैं। ये दोनों लोगों का मैंने पिक्चर दिखा दिया आपको। मैं बता दूं कि ये दोनों लोग सामान्यतः सामाजिक असमानता और पर्यावरण के बीच जो हास उत्पन्न हो रहा है, इस पर इन्होंने शोध किया है। उसी शोध को देखते हुए इस पुरस्कार को पाने का इन्हें हक मिला हुआ है। दोस्तों, यह पुरस्कार इन्होंने पाया है। यह एक तरह से काफी सूक्ष्म निगाहों से दुनिया को देख पा रहे होंगे कि जिस तरह से बाजारवाद की दुनिया में, जिस तरह से उदारवाद की दुनिया में, ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में
लगातार गैपिंग बढ़ती जा रही है, चाहे आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, इस गैपिंग को कैसे भविष्य में कम किया जा सके और इस गैपिंग को चिन्हित कैसे ये गैपिंग लगातार बढ़ रही है, उस विषय को चिन्हित करने पर जिन लोगों का ध्यान आकृष्ट होता है दोस्तों, उन्हीं को सामान्यतः यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है बुकर पुरस्कार 2024। दोस्तों बुकर पुरस्कार, जैसा कि इसके पहले हमें इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार बताए हैं, पढ़ाए हैं, उसी तरह का यह बुकर पुरस्कार है, लेकिन उससे अलग है। और यह बुकर पुरस्कार ब्रिटेन ही की सरकार द्वारा दी जाती है, ब्रिटेन से ही दी जाती है, लेकिन एक सम्मानित पुरस्कार है दोस्तों। इस पुरस्कार को पाने वाला व्यक्ति साहित्य के क्षेत्र का व्यक्ति होता है और अंग्रेजी में लिखे हुए उपन्यास के कारण उस व्यक्ति को यह पुरस्कार पाने का अवसर प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसके लिए मैं देख लूं 2024 में बुकर पुरस्कार ब्रिटिश लेखिका सामांथा हार्वे को उनकी पुस्तक ऑर्बिटल के लिए दी गई है दोस्तों। यह ऑर्बिटल एक अंतरिक्ष के दुनिया में एक अंतरिक्ष यात्री के संघर्षों और जीवन पर आधारित किताब है। जब कोई पृथ्वी के वायुमंडल को छोड़कर जब अंतरिक्ष में पहुंचता है तो अंतरिक्ष का जीवन दशा कैसी होती है, उस पर आधारित एक ऐसी कहानी को दर्शाने का प्रयास किया गया है जिसमें इमेजिंग व्यक्ति करता है कि अंतरिक्ष में रहते हुए हम किन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। तो दोस्तों यह उपन्यास अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के 6 अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन को दर्शाता है। अर्थात जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे गए हुए 6 यात्री हैं, वो आपस में जिंदगी कैसे जीते हैं, उनके खान पान, रहन सहन, उनके बातचीत का क्या रवैया होता है, कैसा उनका दिनचर्या होता है दोस्तों, इसी पर आधारित ऑर्बिटल नाम की पुस्तक है, जिसको इस बार 2024 में बुकर पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों इसकी शुरुआत 1969 में, अर्थात बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 में की गई थी। यह यूनाइटेड किंगडम UK द्वारा दी जाती है। बुकर मैककोनल कंपनी द्वारा यह पुरस्कार हर साल अंग्रेजी भाषा में लिखे हुए उत्कृष्ट साहित्यिक उपन्यास को प्रदान किया जाता है। पहला बुकर पुरस्कार अल्बानिया के उपन्यासकार इस्माइल कादरे को दिया गया था दोस्तों। यह पहला बुकर पुरस्कार विजेता थे जिसे 1969 में प्रथम बुकर पुरस्कार के रूप में चुना गया था। यहां देख सकते हैं प्रथम बुकर भारतीय प्राप्तकर्ता कौन है, तो BS नेपाल साहब हैं। एक बहुत बड़े लेखक हैं दोस्तों, इनकी बहुत सारी किताबें हैं जो इन्होंने समाज के लिए, समाज सुधार के लिए इन्होंने लिखने का काम किया था। BS नेपाल साहब पहले व्यक्ति हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। यह पुरस्कार उन्हें इन द फ्री स्टेट के लिए दिया गया था दोस्तों। एक बहुत चर्चित किताब है जिसके लिए BS नेपाल साहब को पहली बार भारतीय मूल से किसी को बुकर पुरस्कार दिया गया था। हालांकि दोस्तों अरुंधति राय भी इस पुरस्कार को प्राप्त कर चुकी हैं। उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग, और गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग के लिए उन्हें भी यह, अर्थात अरुंधति राय को भी यह पुरस्कार दिया जा चुका है। तो इस प्रकार से दोस्तों नेक्स्ट हम स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट कहता है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2023। काफी चर्चित यह अवार्ड है और इस अवार्ड को पाने वाला व्यक्ति दुनिया में एक सम्मान की नजर से देखा जाता है। और इसलिए सम्मान की नजर से देखा जाता है दोस्तों क्योंकि यह पुरस्कार सिर्फ उसे दी जाती है जो पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतरीन काम करता है, दुनिया भर में पर्यावरण के संतुलन को बनाने के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने का काम करता है। दोस्तों ऐसे व्यक्तियों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP दोस्तों, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक कार्यालय है जो इन्वायरमेंट में सुधार के लिए लगातार प्रयास करता है। इसका मुख्यालय केन्या के नैरोबी में स्थित है। दोस्तों मैं बता दूं कि अफ्रीका की एक गरीब देश है केन्या, उसकी राजधानी नैरोबी है जहां UNEP का मुख्यालय स्थित है। दोस्तों यह पुरस्कार 2005 से शुरू किया गया था। 2023 के पुरस्कार मुख्य रूप से प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के प्रयासों को मान्यता देने पर केंद्रित है। दोस्तों जहां तक प्रदूषण की मैं बात कर रहा हूं, इस बार चुनाव किया गया है प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने पर जो ध्यान केंद्रित किया गया है दोस्तों, ऐसे व्यक्तियों को इस बार के लिए पुरस्कार के तौर पर अर्थ ऑफ द चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड के लिए नामित किया गया है। दोस्तों मैं बता दूं कि प्लास्टिक प्रदूषण दुनिया में बहुत तेज गति से फैल रहा है। हमारे आपके जीवन डेली की एक्टिविटी में भी प्लास्टिक एक अहम रोल निभा रहा है। आप प्लास्टिक के उपयोग से बचें, प्लास्टिक में खाने पीने से भी आप बचें। प्लास्टिक का उपयोग करते हुए किसी भी अनन्य जगह पर जो प्लास्टिक फेंक दी जाती है वो भी हमारे जानवरों के लिए,
हमारे पशु पक्षियों के लिए, हमारे जीव जंतुओं के लिए, उनके जीवन के लिए खतरा उत्पन्न करता है दोस्तों। यहाँ तक कि मिट्टी में जाने के बाद वह मिट्टी की पोषकता को भी बहुत तेज गति से मार देता है। इस तरह दोस्तों प्लास्टिक जीवन के लिए जहरीला है, उसे आप त्याग करें और जितना जल्दी हो सके प्लास्टिक विहीन जीवन को एक तरह से प्रारंभ करें, जिससे आने वाली पीढ़ियों का भी जीवन बच सके और हमारे बीच में जीव तथा पादपों के बीच में संतुलन भी स्थापित हो सके। तो दोस्तों मैं यहाँ देखने का प्रयास करूंगा कि यह किसको दिया गया है। जोसेफिना बेलमोंटे, यह जो मेयर हैं दोस्तों, और कहाँ के मेयर हैं, क्यूजोन सिटी फिलीपींस के मेयर हैं, उन्हें दिया गया है उनके पर्यावरण क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने के लिए। एलन मैकआर्थर फाउंडेशन यूके को भी दिया गया है दोस्तों यह पुरस्कार। यह जो है कि रहने वाले हैं आपके ब्रिटेन के रहने वाले हैं दोस्तों। ब्लू सर्कल चीन को दिया गया है दोस्तों। जोसे मैनुअल मोलेर चिली को दिया गया है। और साउथ अफ्रीकन काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च को भी इस बार आप चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड पाते हुए देख पा रहे हैं दोस्तों। माधव गाडगिल वह व्यक्ति हैं जिन्हें भारत में पहली बार चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया था 2011 में। माधव गाडगिल का नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक और आपको बता दे रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया जा चुका है। यूएनओ कार्यालय में उन्हें जब यह पुरस्कार दी जा रही थी 2018 में, तो वह भारत के पहले प्रधानमंत्री हुए थे जिन्हें चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा था। तो यह भी एक महत्वपूर्ण खबर है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी इस पुरस्कार को प्राप्त कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ब्रिटिश एकेडमिक बुक प्राइज 2023। दोस्तों ब्रिटिश एकेडमिक बुक प्राइज 2023 अर्थात ब्रिटेन से कई पुरस्कार हो गए जिन्हें मैं बार बार रेखांकित करने का काम कर रहा हूं, क्योंकि इस पर कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, और ऐसा माइनर मिस्टेक करके आप चले आते हैं जहां आपकी सही प्रश्न भी गलत होकर आती है, इसलिए आपके नंबर कटते हैं दोस्तों। तो ऐसे प्रश्नों पर थोड़ा सा आप ध्यान देते रहिए, मनोरंजन के तौर पर दीजिए दोस्तों, बहुत हल्के फुल्के अंदाज में दीजिए, बिना स्ट्रेस लिए हुए आप इसको पढ़िए। निश्चित तौर पर रिवीजन करेंगे, आपके फायदे होंगे, आपके कॉन्शियस माइंडेड को और ज़्यादा लाभ मिलेगा और जल्दी से यह नहीं भूल पाएगा आपको दोस्तों। इस प्रकार से आप रिवीजन करके पढ़ने का काम करेंगे। ब्रिटिश एकेडमिक बुक प्राइज फॉर ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग 2023 का सम्मान भारत में जन्मी लेखिका नंदनी दास को दिया गया है दोस्तों। यह नंदनी दास इस पुरस्कार को प्राप्त की हुई हैं। उनकी पुस्तक जो है कार्टिंग इंडिया इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर के लिए दिया गया दोस्तों। यह ऐसी कहानी है, यह ऐसी लेखन है जिसमें दोस्तों भारत और ब्रिटेन के बीच में जो संबंध प्रारंभ हुए थे मुगल काल में दोस्तों, उसी संबंधों को प्रारंभ करने में किस प्रकार के सफर को प्रारंभ किया गया था, किस प्रकार के अवसर से यह शुरू हुआ था। भारत और ब्रिटेन के बीच में जो रिश्ता है, जो एक तरह से कह सकते हैं ऐसा रिश्ता जो राजनीतिक रिश्ता के तौर पर परिवर्तित हो गया, उसी सफर यात्रा को हम लोग इस किताब में देख पाते हैं। यह पुस्तक ब्रिटेन और भारत के बीच में पहली राजनीतिक यात्रा की कहानी को प्रस्तुत करती है दोस्तों, जिसमें सर थॉमस रो, यहाँ आप देख सकते हैं, सर थॉमस रो 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में मुगल दरबार में किए गए मिशन को वर्णित करता है। दोस्तों मैं यहाँ बता दूं आपको कि मुगल काल में जब जहांगीर का काल चल रहा था, उसी समय सर थॉमस रो भारत आए थे और 3 वर्ष तक मुगल के दरबार में रहे थे। उसी दौरान ब्रिटेन और भारत के बीच में ऐसा रिश्ता उत्पन्न हुआ था जो लगातार वर्षों तक चला, और एक दिन ऐसा भी आया, उसी रिश्ते की शुरुआत ने एक दिन यह माहौल उत्पन्न कर दिया जहां भारत वर्षों तक अंग्रेजों के हाथों में गुलाम रहा और मुगल की सत्ता यहां से समाप्त हो गई। तो दोस्तों इस पुरस्कार के तहत विजेता को 25,000 रुपए का पाउंड्स मिलता है। ये बड़ी अमाउंट होती है दोस्तों। यह ब्रिटिश
जो रुपया है उसे पाउंड्स कहा जाता है, वह 25,000 रुपये की धनराशि के रूप में दी जाती है। यहाँ नंदनी दास को देख सकते हैं, उनकी पुस्तक का नाम भी यहाँ लिखा हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों क्या है महत्वपूर्ण खबर, ऑस्कर अवार्ड है। दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय अकादमी 2024 के रूप में जाना जाता है और इस पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार एक बेहतरीन पुरस्कार है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि ऑस्कर पुरस्कार दोस्तों दुनिया में सिनेमा जगत से जुड़े हुए हस्तियों को प्रदान किया जाता है, सिनेमा से संबंधित निर्माताओं को प्रदान किया जाता है, एक्टर्स को प्रदान किया जाता है, एक्ट्रेस को प्रदान किया जाता है, और सिनेमा जगत में जो निर्माता होते हैं, निर्देशक होते हैं दोस्तों, ऐसे महान और बड़े कलाकारों को ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। दुनिया भर में यह पुरस्कार फिल्म जगत का सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा पुरस्कार के रूप में इसको पहचाना जाता है और यह अमेरिका से प्रदान किया जाता है दोस्तों। विश्व का सबसे सम्मानित फिल्म पुरस्कार के रूप में इसे जाना जाता है। यहां देख सकते हैं दोस्तों, ऑस्कर को अकादमिक ऑफ द मेरिट के रूप में भी जाना जाता है। यह पुरस्कार विभिन्न देशों के फिल्म निर्माताओं को दोस्तों दिया जाता है, अभिनेताओं को दिया जाता है, टेक्नीशियनों को दिया जाता है, उनके अद्वितीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत 1929 में की गई थी। अमेरिकन एकेडमी ऑफ द मोरल पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस के लिए यह पुरस्कार देने की हर साल शुरुआत की गई थी। ऐसे बड़े बड़े लोग इस पुरस्कार को प्राप्त कर चुके हैं, बड़े बड़े कलाकार इस पुरस्कार को प्राप्त कर चुके हैं। और दोस्तों हर कलाकार की एक ख्वाहिश होती है कि मुझे भी ऑस्कर पुरस्कार मिल सके। ये मैं नहीं जानता हूं कि कितने कलाकारों को मिलेगा, लेकिन यह मैं जरूर बता सकता हूं कि हर कलाकार के मन में एक तमन्ना होती है कि मैं भी काश इस पुरस्कार को प्राप्त कर सकता। दोस्तों 2024 के ऑस्कर में अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी के प्रमुख जो पुरस्कार हैं उनकी मैं बात कर लूं, सर्वश्रेष्ठ एक्टर जो हैं किलियन मर्फी को दिया गया है, फिल्म ओपेनहाइमर के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन को दिया गया है, फिल्म ओपेनहाइमर के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ इस रिपोर्टिंग एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर को दिया गया है, फिल्म ओपेनहाइमर के लिए दिया गया दोस्तों। और सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग व्हाट वॉच आई मेड फॉर के लिए बिली एलिस और फिनिश ओ कोलनेल को दिया गया दोस्तों। और सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र फीचर फिल्म 20 डेज इन मारियोपोल दोस्तों। 20 डेज इन मारियोपोल जो पुरस्कार प्राप्तकर्ता जो है वह फिल्म वृत्त चित्र पिक्चर के लिए दिया गया है दोस्तों। यह वह चित्र है जब हाल ही में जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रसिया के बीच में दोस्तों, रसिया द्वारा यूक्रेन के बड़े एक शहर, सबसे बड़े नहीं कह सकते हैं लेकिन एक बड़ा शहर है मारियोपोल में, वहां की गई बमबारी के कारण वह शहर जो पहले एक खूबसूरत जन्नत के रूप में दिखाई देता था शहर दोस्तों, वह किस तरह से खंडहर के रूप में दिखाई दे रहा था। इसी पिक्चर को, इसी फोटोज को इस प्रकार से कैद किया गया था जिसकी वजह से इस एक तरह से फोटोग्राफर्स को, उसके फोटोज को इस बार ऑस्कर की श्रेणी में नामित किया गया है। और यहां मैं बताते चलूं कि भारत के प्रथम विजेता भानु अथैया हैं जो ऑस्कर प्राप्त कर चुके हैं। इन्हें 1983 में फिल्म गांधी के कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए यह पुरस्कार दिया जा चुका है दोस्तों। और हाल ही में भारत तरफ से ऑस्कर की श्रेणी में नामित हुई फिल्म RRR है, जिन्हें उसके एक गाने नाटू नाटू नामक गाने को ऑस्कर क्षेत्र में कल्चरल सॉन्ग के रूप में नामित किया गया था। वह पुरस्कृत हुआ था सॉन्ग दोस्तों, बहुत फेमस हुआ था। G20 के जब सम्मेलन भारत में चल रहे थे तो नाटू नाटू गाने का धूम चल रहा था दोस्तों, क्योंकि बता दूं कि वो गाना दुनिया में ऑस्कर पुरस्कार पाने में सफल हुआ था। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि हमारे जो दुनिया भर में दी जाने वाली पुरस्कार है, जो दुनिया भर में दी जाने वाली सम्मान है, उसको लेकर मेरा एक छोटा सा वीडियो था। वीडियो में जो भी और बेहतर किया जा सकता है वो हम आपके सुझाव के द्वारा निश्चित तौर पर करते रहेंगे दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं कि आपके सुझाव हमको मिलते रहेंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों
तो भी, और वीडियो में कुछ कमी आप देख पा रहे हो तो भी हमें कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।